हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और एनसीईआरटी लेक्चर सीरीज के आज के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। सबसे पहले माफी चाहूंगा, सोमवार को ये लेक्चर मैं नहीं ले पाया। उसका एक कारण मेरा स्वास्थ्य था। मेरे को बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में इनसेसेंट खांसी हो रही थी, यानी कि मैं हर 5 मिनट के बाद मैं खांसी कर रहा था और ऐसे में एक आधे घंटे का लेक्चर जो है वो आराम से ले पाना बड़ा मुश्किल था। इधर पूरा चेस्ट में दर्द होता है, तो वो एक समस्या मेरे को आ रही थी, तो ये लेक्चर मैं नहीं ले पाया। और आज भी मैं कोशिश कर रहा हूं, खांसी अभी भी है लेकिन उतनी नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आधे घंटे का लेक्चर जो है खांसी के बाधा व्यवधानों के बिना भी हो पाए। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के एक बड़े एक्साइटिंग मोड़ पे हम लोग आ गए हैं, जहां पर भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो एक बदलाव की तरफ जा रही है, एक परिवर्तन की तरफ जा रही है और उसमें आर्थिक सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है। यह आर्थिक सुधार क्या है, यह आपको मैं आज पढ़ाऊंगा। ये आर्थिक सुधारों को पढ़ाने की प्रक्रिया आज से शुरू करूंगा। ये तो नहीं कह सकता कि आज पूरा पढ़ा दूंगा, क्योंकि काफी सारे आर्थिक सुधार हैं। शायद 2 क्लास लगेंगी, आज की और अगली क्लास लगेगी इसमें, लेकिन तब भी ये प्रक्रिया क्या है इसके बारे में हम चर्चा आज शुरू कर देंगे। चर्चा शुरू करने के पहले आपको बता दूं कि भाई अगर आप यूपीएससी में इस बात को लेकर व्यथित हैं कि कौन सी किताबें पढ़ी जाएं, तो हमारी 18 किताबों का सेट है, 4099 रुपए में आपको मिल रहा है। अभी सेल लगी हुई है, एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सेल है, इस बात को याद रखिए। ठीक है, तो भाई ये जो है आपको, अगर आप ये किताबें खरीद लेंगे तो आपको और कोई पुस्तक खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप एजे लाइव कोड लगा के लेते हैं तो 4099 यानी कि 4100 रुपए की आपको ये किताबें मिल जाएंगी। अगर आप एनसीईआरटी की तैयारी कैसे करनी है इसको लेकर चिंतित हैं, किताबें पढ़ रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा, तो 5 किताबें जो एनसीईआरटी की है, 5 विषय जो मुख्य पढ़ने होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनकी हिंदी भाषा में कंपाइलेशन हमारे पास उपलब्ध है। एजे लाइव कोड लगा के आपको मात्र 1100 रुपए में यानी कि 1099 रुपए में मिल जाएंगे केवल 30 तारीख तक। याद रखिए, तो आप इनमें से जो भी सेट आपको लेना है आप ले सकते हैं, अपनी तैयारी को सही आकार दे सकते हैं। चलिए अब जल्दी से अपनी चर्चा की ओर बढ़ते हैं, चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले एक पुस्तक को देखते हैं, हमारी किताब में हम कहां पहुंचे थे। तो आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था, जो कि आपकी किताब में उतना नहीं दिया हुआ है, उससे थोड़ा ज्यादा ही आपको बताया था कि किस तरह से परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि भारत जो है अब उसके पास आर्थिक सुधार करने के अलावा कोई विकल्प बचा नहीं था। एक तो ये जो आपका वर्ल्ड बैंक वगैरह है, इन्होंने भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था। इनका एकदम स्पष्ट तौर पे कहना था कि भाई आपको आगे हमसे मदद चाहिए तो आपको आर्थिक सुधार करने पड़ेंगे, अगर आर्थिक सुधार नहीं करोगे तो हमारी ओर मदद के लिए मत देखना, ये बात वो कह चुके थे। दूसरा, भारत को भी समझ में आ गया था कि यार अर्थव्यवस्था जिस तरह से अभी चल रही है, आने वाला समय जो है उसमें इस तरह से अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। जनसंख्या आपकी बढ़ रही है, खर्चे आपके बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर आपने कमाई के जरियों को ऋण के अलावा कुछ और नहीं किया, देखिए बहुत ऐसा कई बार लोग कहते हैं कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है इकोनॉमिक्स। अरे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है भाई, सीधा सीधी बात है, एकदम सीधी सीधी बात है। आज आप अकेले रहते हो, भाई आप में से बहुत लोग अविवाहित होंगे, आप अकेले रहते हो, ठीक है, तो आपके कुछ खर्चे हैं। आप एक कोई नौकरी करते हो, छोटी मोटी जो भी आपके पास नौकरी है, मान लो आप कहीं ट्यूशन पढ़ाते हो, वो ट्यूशन पढ़ा के आपको 5-7 हजार रुपए की कमाई हो जाती है, आपके अकेले के लिए काफी है। जब मैं विद्यार्थी था मैं भी ऐसे ही काम करता था। मुझे याद है एक छोटा सा संस्थान था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो आज भी है। उस संस्थान के लिए मैं करंट अफेयर्स की मैगजीन देता था बना के। तो उस संस्थान ने मुझे काम दिया था कि भाई आप जो है करंट अफेयर्स के नोट में अपने बनाता था, उन्होंने बोला अपने ही नोट्स आप हमको दे दिया करो और थोड़ा सा हमारी मैगजीन की शेप देने में इसको मदद करो और आपको हम थोड़े बहुत पैसे दे देंगे। मेरे को 5000 रुपए महीने के मिल जाते थे उस काम के। अब यार मैं अकेला रहता था, मेरा खर्चा 8-10 हजार रुपए का होगा, उसमें 5000 रुपए मिल गए तो मेरा तो काम चल जाता था काफी हद तक। भाई मेरा रूम का किराया निकल जाता था, खाने का खर्चा निकल जाता था, तो तकरीबन आपका काफी काम चल जाता है। तो अब जो है ऐसे चलता है। लेकिन कल को मान लो आपकी शादी हो गई, भाई कभी तो शादी करोगे, कल को आपकी शादी हो गई, आपके परिवार में पत्नी आ गई या पति आ गया, बच्चे हो गए, तो आपका परिवार बढ़ गया। अब आपका परिवार बढ़ गया, आपके खर्चे बढ़ेंगे। तो अब इन बढ़ते खर्चों से निपटने के लिए एक तरीका तो है ऋण लेना, कि आप बाजार से ऋण ले लो कि भाई देखो मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, मेरे पे विश्वास करो, मेरे को ऋण दे दो। अब ये ऋण आप लेते जाओगे तो कुछ महीने आपका काम चल सकता है, फिर आने वाले समय में क्या होगा, उस ऋण का ब्याज देना शुरू करना पड़ेगा। तो आप पे बोझ बढ़ता जाएगा कि नहीं बढ़ता जाएगा?
तो इसका एक सही सटीक उपाय यह है कि आपको अपनी आय बढ़ाने पर काम करना पड़ेगा। अगर आपकी आय नहीं बढ़ रही है ठीक से, तो आगे जाके आपको ऋण मिलने में भी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि आप पीछे के ऋण चुका ही नहीं पाओगे ना। ये तो कॉमन सेंस, एक बार अपने आप को उस परिस्थिति में इमेजिन करके देखो। इकोनॉमिक्स मुश्किल बिल्कुल नहीं है, यही है, कॉमन सेंस है बस। इसी को लोग बड़े बड़े शब्दों में लिख देते हैं कि क्या बोलते हैं, अनसस्टेनेबल डेट था। अरे यार यही तो है, और क्या। अनसस्टेनेबल मतलब ऐसा ऋण जिसको चुका नहीं पा रहे यार तुम, क्योंकि तुम्हारी आय नहीं है, यही तो अनसस्टेनेबल डेट है, और क्या है। तो अब क्या हुआ, भारत की आबादी बढ़ती गई, जनता की मांगें बढ़ती गई, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं बढ़ती गई, आमदनी बढ़ी नहीं। आमदनी बढ़ी नहीं तो ऋण भी आप कब तक लोगे। ऋण लेने की भी एक सीमा होती है। तो ऋण देने वाले भी अब चिंतित होने लगे कि यार ये तो ऋण वापस कर नहीं पाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता, ऋण देने वालों को भी चिंता होने लगी। तो उन्होंने कहा कि यार अब जो है ऐसे नहीं चलेगा, ये जो आप जिस तरह से ऋण ले रहे हो वो ऐसे नहीं चलेगा। आपको भी समझ में आया कि यार अब मेरा परिवार ऐसे तो नहीं चल पाएगा, कुछ तो मुझे और करना पड़ेगा। तो आप जो छोटा मोटा काम करके पैसे कमाते थे, आपने उसको छोड़ा या उसको चलते रहने दिया, साथ में दूसरा काम भी करना शुरू किया। ये मेरे ख्याल से जीवन में हम में से बहुत लोगों ने ये परिस्थिति देखी होगी जीवन में, है ना, हम सबने देखी है। तो ये काम जो है यही भारत ने किया। तो भारत को क्या समझ में आया कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तें भारत ने मान ली और हमने नई आर्थिक नीति की घोषणा की। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, भारत ने क्या किया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति। मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 37 है आज, गलत हो नंबर तो कोई बात नहीं। तो भारत ने क्या किया, नई आर्थिक नीति की घोषणा की कि भाई हम क्या करने वाले हैं, नई आर्थिक नीति बनाने वाले हैं। यह घोषणा भारत ने कर दी कि भाई हम लोग जो है नई आर्थिक नीति बनाएंगे। माफ कीजिएगा, यही खांसी के कारण क्लास नहीं हुई थी आपकी पिछली वाली। तो नई आर्थिक नीति हम लोग बनाएंगे और इसका लक्ष्य जो होगा, इसके दो लक्ष्य होंगे। पहला लक्ष्य तो इसका होगा तुरंत सुधार कैसे करने हैं। पहला लक्ष्य जो होगा कि भैया जिस संकट में तुम फंस गए हो उस संकट से कैसे बचना है, और दूसरा यह है कि आगे यह संकट दोबारा ना आए, इससे कैसे बचाव करना है। भाई किसी बीमारी का इलाज भी तो ऐसे ही होता है। जैसे मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई, आप डॉक्टर के पास, आपको दर्द हो रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मेरे को एक बार बैक पेन हुआ। भाई बैक पेन, स्पाइनल एक इंजरी है मेरे को बहुत पुरानी, तो उसके लिए मेरे को बैक पेन हुआ, मैं डॉक्टर के पास गया। तो डॉक्टर मेरा दो तरह का इलाज करता है। कोई भी डॉक्टर आमतौर पे ज्यादातर बीमारियों में ऐसे ही करता है। वो कहता है कि देखो पहले तो प्राथमिकता अभी ये है कि आप चल फिर नहीं पा रहे, सीधे खड़े नहीं हो पा रहे, तो पहले तो आपको आपका दर्द कम करना है। पहली प्राथमिकता यह है कि अभी आप जिस बुरी परिस्थिति में हो इससे निकालना है आपको। और दूसरा यह है कि आगे जब आप इस दर्द से निकल जाओ तो आपकी जो बैक की स्थिति है वो इस तरह की करनी है कि आगे आपको इस तरह की प्रॉब्लम कम आए। ना आए ऐसा तो कोई डॉक्टर नहीं कह सकता, लेकिन इस तरह की समस्या आपको कम आए, आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो बढ़ जाए। ठीक है, ये दो तरफा इलाज होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, एक शॉर्ट टर्म होता है। तो ये नई आर्थिक नीति में भी क्या किया गया, ये दोनों तरह के प्रावधान जो हैं इनको करने की घोषणा की गई। एक हो गया, पहला जो हो गया आपका स्थायित्वकारी उपाय, और दूसरा संरचनात्मक सुधार के उपाय। तो इसमें क्या किया गया, पहला भाग जो था वो था स्थायित्वकारी, यानी कि अभी स्टेबिलिटी आ जाए। स्थायित्वकारी उपाय ये क्या थे, ये तात्कालिक थे कि अभी जो आपके सामने बीओपी क्राइसिस आ गया है, भुगतान के संतुलन का संकट आ गया है, कि आपके ऊपर भुगतान के संतुलन में इतना इंबैलेंस हो गया है, इतना ज्यादा असंतुलन हो गया है कि आप उसको चला नहीं पा रहे हो, आपका जो है यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, यह आपका हो गया स्थायित्वकारी। और दूसरा सुधार जो आपका हो गया वो आपका हो गया संरचनात्मक। संरचनात्मक मतलब कि आप अपनी अर्थव्यवस्था की जो संरचना है उसी में ऐसे बदलाव करें कि आगे जाके आपकी वित्तीय स्थिति बेहतर होनी शुरू हो जाए। यह दीर्घकालिक है। मतलब फिर वही बात है ना कि जैसे मान लो आज आपके पास आपका एक मित्र आता है या आपका कोई परिवारजन ही आता है, कहता है यार मैं तो भूखा मर रहा हूं, मेरे पास पैसे ही नहीं है, मेरी मदद करो। तो एक तो आपने अपनी जेब से निकाल के उसे 1000-2000 रुपए दे दिए कि यार चल ये तेरी अभी तुरंत की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। एक मदद तो ये है। दूसरा, आप उसके साथ में ये भी मदद करो कि यार तेरा काम धंधा क्या है, चल मैं तेरी कहीं नौकरी लगवाता हूं, या फिर तेरे को कुछ स्किल वाला कोर्स करा देता हूं, या फिर तेरी दुकान लगवा देता हूं, ताकि आने वाले दिनों में ये संकट तेरे पास ना आए।
ये दो तरफा मदद होती है कि नहीं होती? हर किसी की ऐसी मदद होती है। तो यही भारत के साथ हुआ कि स्थायित्वकारी मदद यह है कि आपकी तात्कालिक समस्या सॉल्व हो जाए, और आपका दूसरा जो है संरचनात्मक, उसमें क्या हुआ, आपकी दीर्घकालिक समस्या सॉल्व हो जाए। ये काम जो है यहां पर किए गए। तो ये दोनों कदम जो हैं ये भारत में उठाए गए, और इन कदमों के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को जो है बेहतर करने का प्रयास किया गया। ये दोनों तरह के कदम जो हैं वो हमारी नई आर्थिक नीति में सम्मिलित थे। तो अब नई आर्थिक नीति में जो कदम थे उसमें क्या किया गया, भारत की सरकार ने जो नीतियां बनाई उस समय, उसके तीन प्रमुख वर्ग माने गए: उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इसी को हम कहते हैं एलपीजी मॉडल, आपने सुना होगा। तो भाई ये उदारीकरण, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको हल्के में नहीं पढ़ सकते, इनको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीन कदम भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के साथ उठाए। ये तीन तरह के माफ कीजिएगा बदलाव जो है अर्थव्यवस्था के साथ किए गए। उदारीकरण को अंग्रेजी में कहते हैं लिबरलाइजेशन, निजीकरण को कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, और वैश्वीकरण को हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो इन्हीं का पहला लेटर ले लेकर जो ये आर्थिक सुधारों को हम क्या कहते हैं, एलपीजी। तो एलपीजी वो खाली गैस को नहीं बोलते, एलपीजी सुधार। आप अगर कहीं पढ़ेंगे तो कई जगह इसको ऐसे रेफर किया जाएगा, अलग अलग जगह। तो आपको ये शब्दावली पता होनी चाहिए। आप हालांकि हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी ये शब्दावली आपको पता होनी चाहिए। अगर कोई आपसे कहे कि भाई एलपीजी सुधार क्या है, तो ऐसा ना हो जाए कि आप कतई बगले झांकने लगे और आपको पता ही ना चले कि भाई एलपीजी ये कौन सी भाषा है, ये क्या कहा जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि एलपीजी सुधार का मतलब ये है 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था में जिस तरह का संरचनात्मक परिवर्तन करने का प्रयास किया गया, उसको हम एलपीजी परिवर्तन कहते हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, तो भाई ये जो है ये परिवर्तन भारत की अर्थव्यवस्था में लाए गए। इन तीनों शब्दों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। भाई यही ये चैप्टर है, यही बदलाव किया गया, इसी को हम समझेंगे। तो शुरू करने के पहले आपको यह बता दूं कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये तीनों जो हैं ये सतत प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहली चीज मैं शुरू करने के पहले ही आपको बता दूं, अगर हम ये कहें कि क्या भारत की अर्थव्यवस्था का उदारीकरण हो चुका है, निजीकरण हो चुका है, वैश्वीकरण हो चुका है, तो बेटा एकदम कंप्लीट तो कभी नहीं हुआ और कभी होगा भी नहीं। तो ये क्या है, ये सब एक जर्नी है, एक यात्रा है। आप उदारीकरण की यात्रा शुरू करते हो और वो यात्रा आज भी चल रही है, अभी भी। आप समय समय पर सुनते हो कि सरकार कहती है कि भाई हम बिजनेसेस की मदद करने के लिए, व्यापार को बढ़ोतरी देने के लिए ये नई नीतियां बना रहे हैं, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सारे शब्द आप सुनते होंगे करंट अफेयर्स में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि इनका आपको सेंस समझ में आना शुरू हो जाए। अक्सर होता क्या है कि हम अखबार पढ़ने से भी इसलिए डरते हैं कि अखबार में जो शब्द दिए होते हैं उनका सेंस, उनका बैकग्राउंड हमको समझ में नहीं आता कि पता नहीं क्या लिखा है, वो कुछ खास होता नहीं है। आप अगर उनका बैकग्राउंड समझ जाओ तो एकदम सिंपल बात है। तो अभी आप कहीं कहीं पढ़ेंगे कि सरकार कह रही है कि भाई हम तो एफडीआई और आकर्षित करना चाहते हैं। सरकार कह रही है कि भाई हम तो जो है क्या प्रयास करना चाहते हैं, हम ये प्रयास करना चाहते हैं कि देश के अंदर जो है और वित्त आए। सरकार ये कह रही है कि हम उद्योग धंधों को और मदद देना चाहते हैं, हम और चाहते हैं कि निजी क्षेत्र निवेश करे। तो ये सब क्या है, ये सब एलपीजी की प्रक्रियाएं जो हैं इनको और आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इन 1991 से जब से ये प्रक्रियाएं प्रारंभ हुई, तब से हम इस दिशा में आगे बढ़ते चले गए और ये जर्नी आज भी चालू है। ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीट एलपीजी में एकदम पीक तक पहुंच चुके हैं कि बस अब इसके आगे नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। ये एक यात्रा है, उस यात्रा पे हम आज भी हैं, वो यात्रा अभी आने वाले समय में भी चलेगी। इस बात को याद रखिएगा। एकदम पूरी तरह से हम लोग ना तो लिबरलाइज हुए हैं, ना ही प्राइवेटाइज हुए हैं, ना ही ग्लोबलाइज हुए हैं। ये सारी चीजें जो है ये प्रक्रियाएं हैं जिन पर हम चल रहे हैं। ये बस एक छोटा सा ये मतलब एक बात याद रखिएगा, कई बार इसमें क्या होता है, कंफ्यूजन होता है वरना। चलिए सबसे पहले चलते हैं उदारीकरण पे। उदारीकरण क्या होता है यार, देखो नाम से क्या समझ में आता है। उदारीकरण का मतलब यह है सरकार का उदार हो जाना, ठीक है, सरकार का लिबरल हो जाना। जैसे इसको ऐसे समझो
कि हम कहते हैं कि नहीं कहते कि यार किसी किसी के माता पिता बड़े नियम कायदे बनाते हैं घर पे, है ना। कभी आप में से भी कई लोगों के माता पिता ऐसे होंगे कि घर के बाहर जो है शाम को नहीं जाना, अगर शाम को घर के बाहर गए तो 7 बजे तक वापस आ जाना है ना, दोस्तों से नहीं मिलना, फोन पे बात नहीं करनी। ये सब चीजें बहुत लोगों के माता पिता नियम बनाते हैं, इस तरह के बहुत तरह की बंदिशें आप पे लगाते हैं। ऐसे माता पिता होते हैं। हमारे जमाने में तो और ज्यादा होते थे, आजकल मैंने सुना है माता पिता थोड़े रिलैक्स्ड हो गए हैं, लेकिन हमारे जमाने में तो यार होते थे। बहुत लोगों के माता पिता ऐसे नहीं होते भाई। मेरे ऐसे कई मित्र थे जिनके माता पिता बहुत छूट देते थे बच्चों को कि यार ठीक है, जहां जाना है जाओ, जो करना है करो, जिसके साथ घूमना है घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे माता पिता को हम क्या कहते हैं? उदार माता पिता। जैसे कई कॉलेज होते हैं कि भाई बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे बड़ा कड़ा अनुशासन होता है कि भाई आपको क्लास में अटेंडेंस होनी ही चाहिए हमेशा, और आप जो है अपने हॉस्टल के अलावा और कहीं नहीं जा सकते, इतने बजे हॉस्टल में लौटना होता है, एक दूसरे के हॉस्टल्स में आप नहीं जा सकते, कोई लड़का गर्ल्स हॉस्टल में नहीं जा सकता, लड़की बॉयज हॉस्टल में नहीं जा सकती, एक दूसरे से आप मिल नहीं सकते। बड़े कठोर नियम बनाए जाते हैं कुछ कॉलेजेस में। वही दूसरी ओर मेरे कॉलेज जैसा था, IIT कानपुर जैसा था, जहां पे कोई नियम नहीं था। आपको जिसके हॉस्टल में जाना है जाओ, जब जाना है जाओ, जिसके साथ घूमना है घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो हम हमेशा ये कहते थे कि IIT कानपुर जो है वो बड़ा लिबरल कैंपस है, बड़ा उदार कैंपस है। यहां पर किसी को कोई रोक टोक नहीं है, कोई ज्यादा नियम कायदे नहीं है, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। यही चीज उदारीकरण अर्थव्यवस्था में भी लागू होती है। एक अनुदार अर्थव्यवस्था वो होती है जहां पर सरकार बहुत ज्यादा प्रकार के नियंत्रण लगाने की कोशिश करती है, जहां पर किसी भी प्रकार की आर्थिक गतिविधि में सरकार यह कहती है कि हमको पता होना चाहिए और हमारी अनुमति होनी चाहिए, तभी आप कर सकते हो। ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? ऐसी अर्थव्यवस्था कहलाती है अनुदार अर्थव्यवस्था। कि यह अर्थव्यवस्था जो है यह उदार नहीं है, यह अर्थव्यवस्था जो है यह उदारता से दूर है। यह क्या प्रयास कर रही है? यह आपको नियंत्रित करने का प्रयास कर रही है, आप पर रोक टोक लगाने की कोशिश कर रही है। यह बात क्लियर है? ठीक है, यह बात स्पष्ट हो गई। दूसरी चीज क्या होती है? ठीक है, और उदार अर्थव्यवस्था क्या है कि सरकार यह कह रही है कि यार मत पूछो हमसे, ठीक है आप कर लो आपको जो करना है। तो 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? अगर आप देखें, उदारीकरण इन्हीं प्रतिबंधों को दूर कर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों को मुक्त करने की नीति थी। कि सरकार जो है आपको मुक्त कर रही है कि जाओ यार तुम अपने हिसाब से अपना बिजनेस कर लो, हमसे ज्यादा पूछने पाछने की जरूरत नहीं है। हर चीज में सरकार से पूछने की जरूरत नहीं है, हर चीज में सरकार को सूचित करने की अनुमति नहीं है, सरकार से लाइसेंस लेने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये इस प्रकार की चीजें करी गई। औद्योगिक क्षेत्रक, वित्तीय क्षेत्रक, टैक्स, विदेशी विनिमय, बहुत सारे क्षेत्रों में सुधार किया गया। जैसे सबसे बड़ा सुधार जहां किया गया वो किया गया औद्योगिक क्षेत्रक में। तो पहला जो है, हम उदारीकरण की अगर बात करें, उदारीकरण का सीधा सीधा मतलब होता है नियंत्रण की कमी। नियंत्रण की कमी, कि सरकार क्या कर देती है? अपना नियंत्रण कम कर देती है। यह उदारीकरण का सीधे सीधे मतलब हो गया। और इसमें पहला जो भाग था वो था औद्योगिक क्षेत्रक। पहला जो भाग था वो क्या था? औद्योगिक क्षेत्रक। तो भैया औद्योगिक क्षेत्रक में क्या हो रहा था यार? 1991 के पहले भारत में बिजनेस कर पाना, व्यापार कर पाना, उद्योग लगा पाना बड़ा मुश्किल काम था। तो अगर आप एक उद्योगपति हैं, बहुत सारे इस प्रकार की किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारे इस तरह के इंटरव्यू हैं, वो ये बताते हैं कि अगर आप कोई उद्योग भारत में करना चाहते थे तो जो जितना समय और ऊर्जा आपकी अपने उद्योग को लगाने में, उसको चलाने में जाती थी, उससे ज्यादा समय और ऊर्जा आपको वास्तव में सरकार से अनुमतियां लेने में चली जाती थी। तो सबसे पहले तो क्या था? लाइसेंस राज था। तो औद्योगिक लाइसेंस की व्यवस्था थी जिसमें उद्यमी को फर्म स्थापित करने, बंद करने, उत्पादन की मात्रा का निर्धारित करने के लिए किसी न किसी सरकारी अधिकारी की अनुमति चाहिए। तो पहला क्या था? सबसे पहली चीज तो थी लाइसेंस राज। तो आज की तारीख में मान लीजिए मैं एक उद्योग लगाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जैसे अब तो मैं अपनी फैक्ट्री अभी शुरू कर सकता हूं, मुझे एक उद्योग लगाना है, मुझे एक उद्योग चाहिए जिसमें मैं ये फोन को लगाने का स्टैंड मैं बनाना चाहता हूं। मुझे किसी की अनुमति नहीं चाहिए, मैं सीधा अपनी कंपनी रजिस्टर कराऊंगा और मैं एक फैक्ट्री डाल के इनको बनाना शुरू कर दूंगा, मुझे किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तब ऐसा नहीं था।
तब अगर आप कोई भी उद्योग कर रहे हैं तो आपको उद्योग करने के लिए, यानी कि आपको उद्योग लगाने के लिए लाइसेंस चाहिए। अगर मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही, मुझे उसको बंद करना पड़ रहा है, मुझे बंद करने के लिए अनुमति चाहिए। मैं खुद से बंद भी नहीं कर सकता। मैं अगर अपना उत्पादन जो है वो बढ़ाता हूं, उत्पादन बढ़ाना, घटाना, बदलना, मैं एक उत्पाद की जगह दूसरा उत्पाद बनाना चाहता हूं, मतलब तकरीबन हर चीज के लिए मुझे किसी ना किसी सरकारी अफसर की अनुमति चाहिए ही चाहिए थी। और मतलब ये अनुमतियां इतना मुश्किल काम था कि आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, बिजनेसमैन सरकारी ऑफिसों के बाहर बैठे रहते थे, मिन्नतें करते रहते थे, और अफसरशाही बहुत शक्तिशाली थी। भारत में आप देखेंगे कि अफसर जो थे भारत में भाई 90 के दशक के पहले के जो अधिकारी थे वो राजा माने जाते थे। मुझे याद है हीरो ग्रुप के चेयरमैन थे ब्रजमोहन मुंजाल, जो भाई हीरो की साइकिल और मोटरसाइकिल वगैरह जो आती हैं। तो ब्रजमोहन मुंजाल ने एक बार अपने एक बड़े प्रसिद्ध इंटरव्यू में ये कहा था, ये लाइन आप लिख सकते हैं एग्जाम में, कि अपने जीवन में मैं ऐसे सैकड़ों आईएएस अफसरों से मिला हूं, ऐसे सैकड़ों अधिकारियों से मिला हूं, जिनमें से कोई भी मेरा बिजनेस समझता नहीं है, किसी को नहीं पता कि मेरा बिजनेस क्या है, लेकिन हर किसी के पास शक्ति है, उन सैकड़ों अधिकारियों में से हर एक के पास शक्ति है कि वो आज के आज मेरा बिजनेस बंद कर सकते हैं। भाई उनका अगर मन किया, आपको लाइसेंस ही नहीं दिया, कर लो आपको जो बिजनेस करना है। कैसे कर लोगे भाई? बात सीधी सीधी है कि नहीं है? तो ये बात ब्रजमोहन मुंजाल साहब की बिल्कुल सही है। और इतनी ज्यादा शक्ति सरकारी अधिकारियों के पास थी कि एक आम व्यक्ति, मतलब यार आप औद्योगिक घराने से हो तो आप जाते रहते हो, आपके परिचय हैं, आप जानते हो सारे मंत्रियों को, सरकारों को, सबको। लेकिन अगर आप एक नए व्यक्ति हो, आज की तारीख में अगर मेरे जैसा आदमी उद्योग लगाना चाहे तो मैं नहीं लगा सकता था, मेरे को इतने तरह के लाइसेंस इत्यादि की आवश्यकता थी। इसके अलावा कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर निजी क्षेत्र प्रतिबंधित था। बहुत सारी जगहें ऐसी थी, बहुत सारे क्षेत्रक, बहुत सारे उद्योग ऐसे थे जहां पर सरकार कहती थी कि केवल हम ही उत्पादन करेंगे, प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं है। बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जहां पर भाई सरकार ये कह देती थी कि प्राइवेट सेक्टर को हम यहां काम करने नहीं देंगे, यहां पर केवल जो है हम लोग ही काम करेंगे। बहुत सारे क्षेत्रक ऐसे थे, निजी उद्यमियों का प्रवेश निषिद्ध था। इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र ऐसे थे जो लघु उद्योग के लिए आरक्षित थे कि ये वाला उत्पादन जो है केवल लघु उद्योग ही कर पाएगा, कोई बड़ा उद्योगपति इन चीजों को नहीं कर सकता। तो इस तरह के नियम कायदे जो थे ये भारत में उद्योगों के विकास में लगातार अड़चन डालते थे। भारत में उद्योगों के विकास में निरंतर अड़चन पड़ती थी इस तरह की चीजों के कारण। तो इसको बदलने के लिए सरकार ने क्या किया, इन सारी व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया। 1991 की नई आर्थिक नीति में इन सारी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया। अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो तमाम तरह के जो प्रतिबंध थे उनको खत्म कर दिया गया। केवल यह कर दिया गया, एक लिस्ट बनाई गई कि भाई इन चीजों के लिए लाइसेंस चाहिए, बाकी किसी उद्योग को लगाने के लिए कोई लाइसेंस, कोई अनुमति नहीं चाहिए, कोई भी लगा सकता है। जैसे कोई मतलब खतरनाक उद्योग जो है, हार्मफुल, जैसे अल्कोहल है, शराब बनाना, तो शराब बनाने के लिए सरकार ने कहा कि भाई इसके लिए लाइसेंस चाहिए, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि शराब बनाने का उद्योग बहुत आसान ना रहे। सरकार ये चाहती है क्योंकि भाई आप लॉजिकल बात है ना, आप समझ सकते हो शराब नुकसानदायक चीज है, स्वास्थ्य के लिए भी, सामाजिक तौर पर भी। तो सरकार चाहती है कि शराब बनाना कोई आसान बिजनेस ना हो। तो शराब हो गया, सिगरेट हो गया, या फिर रिस्की केमिकल्स हो गए, एक्सप्लोसिव विस्फोटक पदार्थ हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए कई तरह के, आपके हवाई जहाज के से जुड़े सामान हो गए, दवाइयां हो गई। इस तरह की चीजों के लिए सरकार ने इस तरह के 6 क्षेत्रों की सूची बनाई। क्या है वो 6 क्षेत्र? तो लाइसेंस में सरकार ने क्या किया, सबसे पहले कि इन 6 चीजों में लाइसेंस चाहिए, बाकी में लाइसेंस नहीं चाहिए। क्या था वो? अल्कोहल, सिगरेट, औद्योगिक विस्फोटक, औद्योगिक तौर पे प्रयोग होने वाले विस्फोटक, औषधि, दवाइयों के लिए सरकार ने कहा भी दवाइयां कॉम्प्लिकेटेड चीज हैं, कोई भी ऐसे बनाना शुरू कर देगा तो नकली दवाइयां वगैरह बन सकती हैं, निष्प्रभावी दवाइयां बन सकती हैं जो नुकसानदायक होंगी। ठीक है, और अल्कोहल, सिगरेट, विस्फोटक, औद्योगिक, माफ कीजिएगा, औषधि, और क्या रह गया? विमानन, आपके हवाई जहाज से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। तो ये जो चीजें हैं इन चीजों में सरकार ने कहा कि लाइसेंस चाहिए।
इनके अलावा कोई लाइसेंस आवश्यक नहीं, इनके अलावा कोई आवश्यकता नहीं। इन उद्योगों के अलावा अगर आप कोई उद्योग लगा रहे हो तो आपको किसी भी तरह के लाइसेंस को लेने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी, आप खुल के उद्योग लगा सकते हो। यह बात क्लियर हो गई। तो यह एक बड़ी नीति सरकार जो है वो लेकर आई, लाइसेंसिंग व्यवस्था खत्म कर दी गई। सार्वजनिक क्षेत्रकों के लिए माफ कीजिएगा, सार्वजनिक क्षेत्रकों के लिए केवल परमाणु ऊर्जा और रेल परिवहन, ये दो चीजें रखी गई। पहले कुछ और भी थी, उनको हटा दिया गया। तो अब सार्वजनिक क्षेत्र के लिए हमारे यहां केवल दो चीजें हैं। क्या क्या है वो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए? एक बस परमाणु ऊर्जा है, जिस पर भी सरकार अब धीरे धीरे मिनी रिएक्टर के तौर पे अब जो है निजी सेक्टर को भी लाने लगी है। लेकिन अभी के लिए भी आप ये कह सकते हो परमाणु ऊर्जा अभी भी भारत में निजी क्षेत्र काम नहीं करता। और एक रेलवे, इन दो सेक्टर्स के अलावा बाकी हर जगह आप अब निजी क्षेत्र भी काम कर सकता है। लघु क्षेत्र के लिए तो आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है धीरे धीरे। लघु क्षेत्र के लिए अब कोई आरक्षण नहीं है, ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि भाई यहां पर खाली छोटी कंपनियां ही काम करेंगी, ऐसा कुछ आरक्षण नहीं है। सरकार ने दूसरे तरह की सुविधाएं दी हैं। जैसे मान लीजिए कोई छोटा उद्योग है, एमएसएमई है, जिसको हम एमएसएमई कहते हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो सरकार अब उन्हें ऐसी सुविधाएं देती है कि मान लीजिए सरकार कोई काम करा रही है तो उसमें से 50% सरकार जो है सप्लाई लेगी वो एमएसएमई से ही लेगी। तो सरकार अपने नियम बना देती है, लेकिन कोई प्रतिबंध नहीं है कि इस उद्योग में तो केवल छोटा उद्योग ही काम करेगा, बड़ा उद्योग काम नहीं कर सकता। तो इस तरह के ये जो प्रतिबंध थे इनको सरकार ने समाप्त करने की घोषणा कर दी इन नई चीजों में। वित्तीय क्षेत्र में क्या सुधार किए गए? औद्योगिक क्षेत्र के आपको बता दिए, वित्तीय क्षेत्र के सुधार जो है इसमें क्या सुधार किए गए? भाई वित्तीय क्षेत्र क्या होता है? पैसे का लेन देन। यार देखो वित्तीय क्षेत्र में क्या था, तब तक वित्तीय क्षेत्र पूरी तरह से सरकार के कब्जे में था। पूरी तरह से सरकार के कहने पर वित्तीय क्षेत्र चलता था, सरकार के कहे अनुसार ही वहां पर काम होता था। बैंक वहां ब्रांच खोलेंगे जहां सरकार कहेगा। सरकार जो है सरकारी बैंक होते थे केवल, भले ही व्यापार हो ना हो बैंक वहीं पर काम करेगा, उस तरह का ही व्यवसाय करेगा, उसी तरह के ऋण देगा जैसे सरकार चाहती है। वित्तीय क्षेत्र पे सरकार इस तरह का नियंत्रण रखती थी। तो सरकार ने इस पे अपना नियंत्रण जो है वो कम किया। ऐसा नहीं है कि नियंत्रण पूरी तरह से छोड़ दिया, सरकार ने नियंत्रण कम किया। इसके पहले आरबीआई जो होता था वो पूरी तरह से नियामक था। तो आरबीआई को नियामक के तौर पर अब भी रखा गया, नियामक अब भी आरबीआई है, लेकिन आरबीआई का काम अब केवल इनको रोक टोक करना नहीं है। आरबीआई का काम जो है वो इनको प्रोत्साहन देना भी है कि आरबीआई जो है वो ये भी करेगा कि आप जो है इनके लिए बेहतर कंडीशंस बनाएं, बेहतर व्यवस्थाएं, बेहतर दशाएं बनाएं ताकि ये लोग अच्छे से काम कर पाएं। ये वाली भी जिम्मेदारी जो है अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी गई कि आपका काम केवल दंड लगाना नहीं है कि भाई अगर मान लीजिए कोई बैंक नियम कायदे पूरे नहीं कर रहा तो आप दंड लगाते हैं उस पर, वो बात सही है, लेकिन केवल यही आपका काम नहीं है। आपका काम जो है वो ये भी है कि आप जो है इस पर अगर आप इसमें बैंकों को अच्छा काम करने की दशा दें, उनको आप प्रोत्साहन प्रदान करें। विदेशी बैंक भारत में आए, विदेशी बैंकों की आमद हुई, भारत में निजी बैंक आए। निजी बैंक तो हम सभी ने देखे हैं भाई। भारत में बैंकिंग में यार जो सुधार हुआ है वो अभूतपूर्व है। मतलब आप लोग तो सब युवा हैं, आपने वो जमाना नहीं देखा होगा। मुझे याद है मैंने सरकारी बैंकों का जमाना देखा है भाई, और क्या कष्टकारी काम होता था सरकारी बैंकों के साथ डील करना। अगर आपको एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है तो आपको बैंक के 1-1.5 दिन लग जाता था और आपको बैंक के 3 चक्कर लगाने पड़ते थे। पहले फॉर्म भर के आना पड़ता था, फिर उसकी पर्ची लेके आनी पड़ती थी, फिर पर्ची का नंबर आने पर पैसे जमा करने पड़ते थे, और फिर अगले दिन या उस दिन शाम को आपका नंबर आता था, तब आपको जाके डिमांड ड्राफ्ट लेके आना पड़ता था। आज की तारीख में यह काम 2 मिनट में हो जाता है। आप सीधे सीधे बैंक को बोलिए, वो आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के दे देता है। ये सब काम अब 2 मिनट में हो जाते हैं। और मतलब इतनी समस्या बैंकों में होती थी, हर चीज के लिए बैंक आपको एक जगह से दूसरी जगह भगाते थे। बैंकों का अनुभव तो अभूतपूर्व हो ही गया है, सब इंटरनेट बैंकिंग वगैरह आ गई।
ये सब निजी क्षेत्र जो है वो आया, तो वो लेकर आया कि व्यक्ति को शाखा में कम से कम बुलाना पड़े, व्यक्ति को कम से कम परेशान करके बेहतर से बेहतर सुविधाएं दी जा सके। तो ये सारी चीजें जो है भारत में निजी क्षेत्र जो है वो लेकर आया, और उन्होंने जो है ये भारत में परिवर्तन इस तरह की चीजें लेकर आए। ठीक है, इसके अलावा जो है विदेशी निवेश संस्थाएं आई, व्यापारी बैंक आए, म्यूचुअल फंड, पेंशन कोष। तो भारत का शेयर बाजार भी जो है, शेयर बाजार आदि में भी जो है एक, जिसको हम कहते हैं तत्परता आई, उसमें भी एक तत्परता की भावना देखी गई, और बेहतर तरीके से, ज्यादा एक डायनामिक तरीके से वहां पर काम होने शुरू हो गए। तो ये सारे सुधार जो है आपको नजर आए, हमारे देश की जो ये वित्तीय व्यवस्था है इसमें भी आपको ये सुधार होते हुए नजर आए। ठीक है, चलिए, हाँ जी, चलिए टैक्सेशन जो आप जानते ही हैं, समय बचा है क्या? चलिए 2 मिनट बचे हैं। टैक्सेशन बहुत सिंपल है कि भाई टैक्सेशन को लेकर कर सुधार में बहुत बड़े सुधार किए गए। एक तो करों की दर घटाई गई, बहुत ज्यादा टैक्स थे हमारे देश में, करों की दर घटी, यह बात सही है। करों का सरलीकरण किया गया, जैसे अब जीएसटी आप देखते हैं, जीएसटी भी आपके उदारीकरण के सुधारों का भाग माना जा सकता है। मैंने कहा ना, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये अभी भी चल रही है। आपके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर जो है उन सभी में भारी सुधार देखा गया। तो देखिए, आप यहां पे राजकोषीय नीति कहते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर आप जानते हैं, ये आपको वरना अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि भाई ये माना जाता है हमेशा कि टैक्स की दरें अगर बहुत ज्यादा होती हैं तो उससे टैक्स की चोरी होती है। एक्चुअली अगली क्लास में बताऊंगा, ये थोड़ा सा समझाने वाली चीज है, तो इसको अगली क्लास में ही डिस्कस करेंगे, ताकि मैं ये नहीं चाहता कि ये चैप्टर, क्योंकि आपकी पूरी इकोनॉमिक्स की सारी एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो मैं ये नहीं चाहता कि इसको जल्दबाजी में थोड़ा गड़बड़ ढीला ढाला कर लिया जाए। इसको अगली क्लास में करेंगे ताकि इस पर हम विस्तार से बात कर पाएं, थोड़ा आपको मैं समझा पाऊं। तो आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप यूपीएससी के लिए कौन सी किताबें पढ़नी है, इस बात को लेकर चिंतित हैं, तो आप हमारी 18 किताबों का सेट एजे लाइव कोड लगाकर ले सकते हैं। 4099 रुपए में आपको अभी मिल जाएगा। अभी इस पर सेल लगी है, उसका लाभ उठा लीजिए, 4099 में आपको मिल जाएगा। और अगर आप एनसीईआरटी का हमारा कंपाइलेशन लेना चाहते हैं, जो 5 किताबों का हमारा सेट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिंदी भाषा में उपलब्ध है, वो अभी आपको एजे लाइव कोड लगा के मात्र 1999 रुपए में प्राप्त हो जाएगा। अभी सेल लगी हुई है, इसका लाभ उठाइए, एजे लाइव कोड लगाकर इनसे तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को एक सही आकार, सही आकृति प्रदान कीजिए। इस चर्चा से और इस क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।